वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एडुकेटर विद गुरुजी में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं विपिन सिंह हिस्ट्री की एक सीरीज चला रहा हूं और हमारे इस चैनल की रिवायत है कि हम कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो आज की हमारी मोटिवेशनल लाइन है कि जागना था तो प्रात का अनुमान किया होता, जागना था तो प्रात का अनुमान किया होता, महकना था तो मन को उद्यान किया होता, राहुसा सर कटा बैठे पाना था सही अर्थ जिंदगी का, तो शंकर सा विस्पान किया होता। तो दोस्तों, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है और बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है। तो सफलता के लिए आधा घंटा दे देते हैं, इतना तो बनता ही है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में जाने से पहले, चूंकि टाइम बहुत कम रहता है, इतिहास को बोर नहीं होने देना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले से कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं। जैसे कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता या कोई और सभ्यता क्यों पड़ा, दूसरा क्या है कि इसका जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड, वो क्या है, तीसरा क्या है कि सभ्यता के निर्माता कौन थे, चौथा क्या है क्या ये भारत में आई है या कहीं बाहर से आयातित हुई है, पांचवा है विभाजन, छठा है विस्तार, मतलब ये सभ्यता किन किन क्षेत्रों में फैली रही, और सातवां है नगर नियोजन। आज का हमारा ये टॉपिक है, हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानने से पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये करता क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहीं से भारत में पुरातत्व की शुरुआत होती है, तो थोड़ी चर्चा इसके ऊपर भी बनती है। देखिए, अब क्या है कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण जो विभाग है, इसका दो काम है। पहला तो ये अन्वेषण का काम करता है। पुरातत्व का मतलब होता है प्राचीन भौतिक अवशेष, चाहे वो जमीन के अंदर हो चाहे जमीन के ऊपर हो, उनके अन्वेषण का काम करता है। और दूसरा, जो भी चीजें मिल चुकी हैं उनके संरक्षण का भी काम करता है, मतलब उनको प्रिजर्व रखने का भी काम करता है। ये जो है मंत्रालय, ये विभाग जो है वो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। अब शुरू करते हैं कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग ये बना कैसे, और भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका पहला साक्ष्य हमको कहां से मिलता है। देखिए, सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के टीले में खुदाई की और इन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि यहाँ पे कोई न कोई विकसित सभ्यता जरूर है। अब ये कौन सी है ये आगे मालूम चलेगा। आगे चल करके 1856 में ब्रंटन ब्रदर्स जो थे, उन्होंने कराची से लेकर के लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बना रहे थे, इंजीनियर थे। इनको लगा कि यहाँ पे किसी न किसी तरह की सभ्यता के अवशेष है, तो इन्होंने इसकी जानकारी सरकार को दी। अब सरकार ने क्या किया कि ठीक है, उन्होंने 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को, उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने उनको जो है एक पुरातत्व विभाग की स्थापना की, जो कि अस्थायी अर्थात टेम्परेरी थी, और इनको पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किया। अलेक्जेंडर कनिंघम को इन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किया। अब चूंकि कनिंघम साहब जो थे, इनका ये बेसिकली ब्रिटिश जो सेना थी उसमें इंजीनियर थे, लेकिन आर्कियोलॉजी में इनका बहुत बड़ा रुझान था। इससे पहले मिस्र में भी इस तरह की चीजों में संलिप्त रहे थे। अब क्या है कि जब इनके ऊपर ये आया तो इन्होंने सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया, लेकिन फंडिंग जब तक होगी नहीं, काम बढ़ेगा नहीं। यही चीज इनके साथ भी हुआ कि 1861 से शुरू हुआ ये विभाग, 1865 में बंद हो गया। किस वजह से? पैसे के अभाव में। और इससे पहले जो भी सर्वेक्षण हुए थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने बहुत से अपने पैसे खर्च किए थे। आगे घटना होती है 1871 में लॉर्ड मेयो ने इस विभाग को पुनर्जीवित किया और कनिंघम को पहला महानिदेशक घोषित किया। आगे चल करके इनके इन्हीं प्रयासों के कारण अलेक्जेंडर कनिंघम को
पुरातत्व का जनक, भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता बोला जाता है, इन्हीं सब प्रयासों के कारण जो इन्होंने किया था। लेकिन अब क्या है कि 1906 में लॉर्ड कर्जन के टाइम में ये जो पुरातत्व विभाग है, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, इसको कर्जन ने एक स्थायी विभाग बना दिया। इसी कारण कर्जन को भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ये क्वेश्चन पीटी में पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है, तो लॉर्ड कर्जन को दिया जाता है, क्योंकि इन्हीं के टाइम में ये परमानेंट हुआ है, इससे पहले ये टेम्परेरी है। अब क्या है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, आगे इसके महानिदेशक सन 1920 से 28 के बीच में जॉन मार्शल साहब होते हैं, और इनके दो सहयोगी थे, दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का प्रॉपर तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन किया, इसकी खुदाई की और एक विकसित सभ्यता होने का साक्ष्य रखा। इसी तरीके से राखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो साइट को खोजा और इसका अच्छे से अन्वेषण किया। तो यहीं से भारत में शुरुआत होती है। दयाराम साहनी साहब ने हड़प्पा चूंकि जो पहला स्थल खोजा था, और यहीं से भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन की जानकारी मिलती है। अब इस जानकारी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसको भैया इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलावा और भी कुछ बोला जाता है। तो हाँ, इसके 3-4 नाम है। पहला है सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो भी शुरुआती अन्वेषण हुए थे वो सिंधु नदी के आसपास दिखाई दिए, लेकिन ये नाम आगे चल के उतना कारगर नहीं रहा क्योंकि इसके स्थल हमें बहुत जगहों पे मिला। दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। देखिए, हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोला गया क्योंकि हड़प्पा पहला वो साइट था जो खोजा गया था, उसके आधार पर उसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तीसरा है कांस्य युगीन सभ्यता भी बोली जाती है, क्योंकि इससे पहले जो चालकोलिथिक काल था जिसमें कि तांबे का प्रयोग किया जाता था, अब यहाँ पे तांबे को के साथ टिन को मिला दिया गया और कांसे का प्रयोग हो रहा है। इस आधार पे इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। और चौथा है प्रथम नगरी क्रांति। देखिए, मिस्टर गार्डन चाइल्ड जो थे, इन्होंने बोला कि जो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप, उसकी पहली नगरी सभ्यता है, तो इसीलिए इसको जो है प्रथम नगरी क्रांति बोला जाता है। तो इसके तमाम नाम है, लेकिन जो सबसे एप्रोप्रिएट नेम है वो है हड़प्पा सभ्यता। चूंकि ऐसा किया जाता है कि कोई भी सभ्यता हो, वहां पे जो पहला स्थल खोजा जाता है उसी के आधार पे उसका नामकरण किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे हड़प्पा पहला स्थल था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहना ज्यादा बेहतर है। दूसरा यह आता है कि इसका कालक्रम, मतलब ये सभ्यता कब किस काल की है, इसको लेकर के भी पर्याप्त मतभेद हैं। तमाम तरह के जो पुरातत्ववेत्ता हैं उन्होंने अलग अलग डेट दिए हैं, तो कुछ मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं। उसके पीछे मोटिव ये है, जानने में थोड़ा बोरिंग है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो जो मार्टिमर व्हीलर है, ये भी आगे चल करके एएसआई के जो है महानिदेशक बने थे। इन्होंने बोला था कि 2500 से लेकर के 1500 बीसी इसका इन्होंने टाइम पीरियड घोषित किया। फिर जॉन मार्शल ने बोला कि 3250 बीसी से लेकर के 2750 ईसा पूर्व तक का ये सभ्यता रही होगी। मैके साहब कहते हैं कि ये 2800 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक की टाइम पीरियड में यह विकसित हुई होगी। और डीपी अग्रवाल जो थे, इन्होंने बोला है 2350 से लेकर के 1750। लेकिन इतने डाउट के बीच में कार्बन डेटिंग हमको यूज करना पड़ा, और कार्बन डेटिंग से जो डेट निकल के आती है वो आती है 2500 बीसी, मतलब ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब क्या है, इस सभ्यता के निर्माता कौन थे, इसको लेकर भी डाउट है। क्योंकि हमारे यहाँ पे इतिहास जो लिखा गया है वो ब्रिटिशर्स के माध्यम से लिखा गया है, इसलिए डाउट बहुत है।
तो इसके निर्माताओं को लेकर के पहला मत ये है कि ये थे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो है बेसिकली भारत में, मध्य भारत में जो जनजातियां हैं, माना जाता है कि वो इसी रेस के हैं, इसी नस्ल के हैं। इन्होंने ही, इनके पूर्वजों ने ही इस सभ्यता की शुरुआत की। दूसरा मत क्या है? मेडिटेरियन, मतलब कि भूमध्य सागर के आसपास रहने वाले लोग। तो भारत में क्या है कि द्रविड़ को माना गया है कि द्रविड़ जो थे वो इस सभ्यता के निर्माता थे। और तीसरा मत कहता है अल्पाइन, मतलब मध्य एशिया, मेसोपोटामिया के लोगों ने इसकी खोज की या इसके निर्माता थे। लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो मेडिटेरियन या द्रविड़ को लेकर के माना जाता है कि सभ्यता के जो भी निर्माता थे वो द्रविड़ या मेडिटेरियन थे। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या है कि सिंधु सभ्यता कहीं बाहर से आई है या भारत में डेवलप हुई है, इसको लेकर के भी दो मत दिखाई पड़ते हैं। एक तो है विदेशी उद्भव और दूसरा है स्वदेशी मत। पहला मत मानता है कि ये बाहर से आई है। इसको मानने वाले हैं मार्शल, व्हीलर, चाइल्ड और डीडी कौशाम्बी। इन्होंने कहा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये बेसिकली मेसोपोटामिया और उसकी एक दूसरी सभ्यता है, मतलब उसका एक सब सिविलाइजेशन है, वो है सुमेरियन सभ्यता। ये वहां से आई है। और इस चीज को प्रूफ करने के लिए कहते हैं कि मेसोपोटामिया, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर है वो दो हिस्सों में बटे हुए थे। और जो ऊपर का हिस्सा जहां पे शासक वर्ग रहते थे उसके चारों तरफ दीवार था, अर्थात वो बाहर से आए लोग थे, वो यहाँ के लोगों से अपने आप को अलग रखना चाहते थे। दूसरा, ये कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता भी एक नगरीय सभ्यता थी और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एक नगरीय सभ्यता थी। इस आधार पे ये दोनों के जो निर्माता है, ये दोनों का उद्भव जो है वो एक ही जगह से हुआ होगा। लेकिन ये मान्यता जो है इसको चुनौती पेश की गई और एक नई मान्यता आती है, इसमें स्वदेशी मत है। इसको मानने वाले हैं अमलानंद घोष, फेयर सर्विस, डीपी अग्रवाल और अलचिन दंपत्ति। इनका कहना है कि नहीं, ये सही नहीं है। अमलानंद घोष ने तमाम शोध किए और उन्होंने कहा कि राजस्थान में सोथी संस्कृति जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन उसी का एक विकसित रूप है। जो ग्रामीण सभ्यता थी, सोथी सभ्यता जो कि राजस्थान में पनपी थी, वही विकसित होकर के आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी तरीके से फेयर सर्विस और अलचिन दंपत्ति ने माना है कि बलूचिस्तान में कुछ सभ्यता थी जिसको कुल्ली नाल सभ्यता कहते हैं, ये ग्रामीण सभ्यता थी और यही आगे डेवलप होकर के इंडस वैली सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाती है। और अपनी बात को प्रूफ करने के लिए उन्होंने बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन में पर्याप्त अंतर था। वो अंतर कहाँ मिलता है? पहला, वो कहते हैं कि मेसोपोटामिया में जो नगर मिला है वो बहुत व्यवस्थित है, वो उतना व्यवस्थित नहीं है, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो नगर मिला है वो बहुत व्यवस्थित है। यहाँ के नगर जो है वो बेतरतीब है, जबकि यहाँ के नगर जो है बहुत व्यवस्थित है, जो हम आगे देखेंगे। दूसरा, मेसोपोटामिया में जो लिपि यूज की गई है वो है किलाक्षर लिपि और इंडस वैली में जो लिपि यूज की गई है वो है चित्राक्षर लिपि। तो मतलब लिपि का भी भेद है। तीसरा पॉइंट ये है कि मेसोपोटामिया में मंदिर के अवशेष मिलते हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं। और चौथा है, मेसोपोटामिया में जो भी मकान मिले हैं वो सारे जो है कच्ची मिट्टी के ईंटों से निर्मित है, जबकि इंडस वैली में ये ईंट जो है वो पकाए गए हैं। तो इन सब आधारों पे ये कहा गया कि मेसोपोटामिया नहीं बल्कि ये इंडिया में ही डेवलप हुई। आसपास की संस्कृतियों ने अपने आप को विकसित किया और वो कन्वर्ट हुई सिंधु घाटी सभ्यता में। और ये मत जो है इसको हम मानते हैं आज के टाइम में। अब क्या है कि देखिए, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है
इसको हम तीन तरीके से पढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले भी यहाँ पे कुछ सिविलाइजेशंस थे जो कि ग्रामीण थे, जैसे कि उनको बोला जाता है प्राक हड़प्पा, जिसमें कि बलूचिस्तान की कुल्ली नाल संस्कृति, राजस्थान की सोथी संस्कृति और ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों को प्राक हड़प्पा मतलब हड़प्पा काल के पहले ये विकसित हुई थी। दूसरा है हड़प्पा। हड़प्पा के टाइम में क्या क्या हमारे सामने चीजें आती हैं, हम उनको स्टडी करते हैं, और कुछ जब हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई तो भी इसके अवशेष हमको कुछ कुछ जगहों पर दिखाई पड़ते हैं। इनको हम कहते हैं हड़प्पोत्तर संस्कृति, मतलब हड़प्पा की सभ्यता के खत्म होने के बाद भी उसकी संस्कृति। अब क्या है कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ है ये जानना भी बहुत जरूरी है। मैपिंग से चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, हिस्ट्री को बोर नहीं होने देना हमको। तो देखिए अब क्या है कि इसका विस्तार न केवल इंडिया में है, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में है। अफगानिस्तान में दो प्लेस है, हम लोगों को प्लेसों के नाम पता होने चाहिए जानकारी के लिए। कुछ प्लेसों को इत्मीनान से पढ़ेंगे, लेकिन कुछ नाम आपको पता होना चाहिए अगर आप मेंस का एग्जाम लिख रहे हैं तो। अफगानिस्तान में मुंडीगाग और सुर्तगुई दो प्लेस हैं जो मैंने दिखा रखा है। ये है मुंडीगाग और ये है सुर्तगुई, ये अफगानिस्तान में दो प्लेस मिले। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान जो है वो वर्तमान समय में 4 प्रांतों में विभाजित है। इसका जो सबसे बड़ा प्रांत है वो ये एरिया है, इसको बोलते हैं बलूचिस्तान, इस प्रांत को बोलते हैं सिंध, और इसको बोलते हैं पंजाब, और इस वाले प्रांत को बोलते हैं KPK मतलब खैबर पख्तूनख्वा। इन 4 प्रांतों में पाकिस्तान बटा है। यद्यपि पाकिस्तान कहता है कि मेरे पास 5 प्रांत है और 5वां प्रांत है गिलगिट बाल्टिस्तान, लेकिन वो POK का हिस्सा है और हम मानते हैं कि वो हमारा है, और मानते नहीं, वो हमारा है ही, उसको हम लेंगे। तो पाकिस्तान के इन 3 प्रांतों में, 4 प्रांत हैं, 3 प्रांतों में हड़प्पा के अवशेष दिखाई पड़ते हैं। पहला है पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत में जो प्रमुख स्थल है वो है हड़प्पा, जिसको हम विस्तार से देखेंगे। लेकिन कुछ और नाम है जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, वो है गुमला और डेरा इस्माइल खां, ये पंजाब प्रांत में मिले हैं। अब सिंध प्रांत की बात करते हैं। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम विस्तार से देखेंगे। इसके अलावा आमरी, अली मुराद और कोट दीजी, ये सब भी सिंध प्रांत में मिले हैं। बलूचिस्तान में सुतका गैंडोर, जो ये सुतका गैंडोर बलूचिस्तान में है, सुतका कोट, डाबर कोट और बालाकोट मिले हैं। इन सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से प्लेस कहाँ मिले। अब बात करते हैं भारत की। भारत में कौन कौन से प्लेस मिले हैं उसका भी मैप पे देखेंगे। देखिए मैंने सारे प्लेसेस को स्टेट वाइज डिवाइड किया है ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि संघोल जो है वो किस स्टेट में पाया जाता है। राखी गढ़ी कहाँ पे है? राजस्थान में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, कहाँ है? तो आपको इस तरीके से बताया गया है कि डाउट कभी ना हो। देखिए कश्मीर में मांडा मिला है, पंजाब में रोपड़ है और संघोल है, रोपड़ के बारे में हम पढ़ेंगे। राजस्थान में कालीबंगा है, वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा में राखी गढ़ी है, बनावली है और मिताथल है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मिताथल कहाँ है, किस स्टेट में है? राखी गढ़ी हम पढ़ेंगे, बनावली हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, विस्तार से पढ़ेंगे। यूपी में आलमगीरपुर मेरठ में है, क्योंकि ये जो है इस सभ्यता का सबसे पूर्वी हिस्सा है, तो हमें ये पता होना चाहिए। और महाराष्ट्र में दैमाबाद है, जो कि सभ्यता का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, तो ये हमको पता होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। और अब गुजरात की बात आती है। देखिए मैप पे पढ़ेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। पहले गुजरात को तो समझते हैं। अब क्या है कि ये है गुजरात, इसको मैंने अलग से यहां बना दिया है।
गुजरात का ये मैप है। इस मैप में आप यहाँ पे जो देख रहे हैं एरिया, इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी इसको बोलते हैं। कुछ प्लेसेस यहाँ मिले हैं, इसके नजदीक मिले हैं, और इस वाले एरिया को बोलते हैं खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी जो है, इस एरिया में भी कुछ चीजें मिली है, इसको मैंने अलग से लिख दिया है। कच्छ की खाड़ी में धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट मिला है, इसको हम विस्तार से देखेंगे। इसके अलावा सुरकोतरा और देशलपुर भी कच्छ की खाड़ी में है। खंभात की खाड़ी में लोथल बहुत इंपॉर्टेंट, रंगपुर और रोजदी। इसकी लोकेशन एग्जाम में पूछता है, कभी कभी ये पूछता है कि रंगपुर जो है गुजरात में कहाँ स्थित है। गुजरात में कच्छ की खाड़ी में है, खंभात की खाड़ी में है, कच्छ के रन में है, राजस्थान में है। तो आपको अगर मैप पे सब कुछ क्लियर है तो कभी भूलेगा नहीं। तो इतना हमने इस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम अपने 7वें पॉइंट की तरफ आते हैं, नगर नियोजन। नगर नियोजन में अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ का जो नगर नियोजन है उसी के आधार पे हम इसको एक नगरीय सभ्यता कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा प्यार से देखते हैं, ठीक है। नगर नियोजन क्या है कि नगर जो है वो दो हिस्सों में बटा है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। एक तो है पश्चिमी क्षेत्र, इसको कि पश्चिमी टीला बोला गया है, क्योंकि एक ऊंचाई पे नगर स्थित है, टीले पे स्थित है, तो इसको बोला गया है पश्चिमी टीला। और एक है पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला जो है वो ऊंचा है, ये दिखा रखा है। पश्चिमी टीला जो है वो ऊंचा है लेकिन सीमित है, और पूर्वी टीला जो है वो थोड़ा नीचे है लेकिन विस्तृत है। तो ऐसा माना जाता है, चूंकि जो भी पश्चिमी टीला है यहाँ पे दुर्ग मिले हैं, यहाँ प्रशासनिक इमारतें मिली हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जो शासक वर्ग है वो पश्चिमी टीले में रहता था और सामान्य व्यक्ति वो पूर्वी टीले में रहता था। पश्चिमी टीले की खास बात क्या है कि इसको दुर्गीकृत किया गया है, मतलब दीवार से चारों तरफ से इसको घेरा गया है। तो ये है नगरों का नियोजन। लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह ऐसा ही मिला, कहीं कहीं पे अपवाद भी है, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। अपवाद कहाँ है? धौलावीरा में। हम आराम से इसको देखेंगे अगले चैप्टर में, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ प्राप्त करते हैं। धौलावीरा में ये जो नगर है वो 3 भागों में बटा है। ये नगर 3 भागों में, जो कि बेसिकली 2 भागों में बटा रहता है, वो धौलावीरा में 3 भागों में बटा है, और जो एक एरिया है वो दुर्गीकृत है। लोथल और सुरकोतरा में नगर जो है 2 भागों में बटा होकर के एक ही टीले पर है, और जो टीला है वो चारों तरफ से दुर्गीकृत किया गया है। जबकि चनहुद्रों में नगर जो है वो 2 टीले में तो विभाजित है, लेकिन इसको दुर्गीकृत नहीं किया गया है। तो ये कुछ अपवाद है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन सामान्यतः देखा गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी चीजें मिली हैं, नगर 2 हिस्सों में विभाजित रहा है। ऊपरी हिस्से या पश्चिमी टीले में शासक लोग रहते हैं और पूर्वी हिस्से में सामान्य व्यक्ति। अब क्या है, मकानों की बात कर लेते हैं। देखिए, मकान में बीच में आंगन मिला है, हर मकान में बीच में आंगन मिला है। आंगन में कुएं भी है, और इस आंगन के चारों तरफ हमें कमरे मिले हैं, और जो ये इसकी दीवार है वो पक्की ईंटों की है। इसके अलावा मकानों में सीढ़ियां भी मिली हैं। इससे ये हमें ज्ञात होता है कि यहाँ मकान 1 मंजिला नहीं बल्कि उससे ज्यादा अर्थात 2 मंजिला हुआ करती थी। इसके अलावा यहाँ की सड़कें जो थी वो एक दूसरे को संकोड़ पे काटती थी, और इस विन्यास को बोलते हैं ऑक्सफोर्ड सर्कस। ये जो है नगर जो भी सड़कें एक दूसरे को काटती हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्सफोर्ड सर्कस। और यहाँ जो ईंट प्रयोग की गई है बेसिकली पक्की ईंट ही प्रयोग की गई है, और जो कि 4, 2 और 1 माप की है। यहाँ पे जो भी ईंट यूज किया गया है वो पक्की ईंट यूज किया गया है। लेकिन उसका भी अपवाद है कालीबंगा। कालीबंगा में ज्यादातर जो मकान है वो कच्ची ईंटों के बने हैं, लेकिन यहाँ पे अन्य जगहों पे पक्की ईंटों का भरपूर प्रयोग किया गया है। इसके अलावा नालियों की बड़ी अच्छी व्यवस्था है, और इनकी खास बात यह है
यहाँ जो मकान बने थे उसके खिड़की दरवाजे गलियों की तरफ खुलते थे, मुख्य सड़क की तरफ नहीं। उसका अपवाद है लोथल। लोथल क्यों अपवाद है? क्योंकि लोथल एक व्यापारिक केंद्र था, वहां पे आवश्यकता थी कि सामान को जल्दी से सड़क पे ले जाया जाए, इसलिए वहां पे जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़कों की तरफ है, जबकि अन्य जगहों पे दरवाजे और खिड़कियां गली की तरफ है। पानी जो है कि बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, सड़कों के दोनों तरफ नालियां थी, नालियों को ढका गया है। इसके अलावा सड़कों पे प्रकाश की भी व्यवस्था की गई है। और तो ये सारी व्यवस्था देख करके वास्तव में आश्चर्य होता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये अपने आप में बहुत बहुत एडवांस सिविलाइजेशन था और ऐसा दुनिया में कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। तो इसी नोट के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं और अपने अगले क्लास में हम लोग इसके अन्य चीजों को देखेंगे, जो प्रमुख स्थल है उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे और इसके साथ में इसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक सारी स्थितियों को हम लोग इत्मीनान से देखेंगे। आशा करते हैं कि आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई कमी रह गई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा।